हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लास। और शाहू स्क्रीनिंग की तैयारियां, मेटलर्जी चल रहा है हमारा। 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और अब तक के लेक्चर में हम लोगों ने मेटल, नॉन मेटल, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी और लास्ट में मेटलर्जी भी हमने शुरू कर दी थी। मेटलर्जी के जो सारे स्टेप्स हैं हम उनकी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, मेटलर्जी में क्या क्या हो सकता है। पहला तो ये है कि ओर को क्रश किया जाएगा, हो गया। उसका कॉन्सेंट्रेशन किया जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन के लिए फिजिकल और केमिकल मेथड 2 हो सकते हैं। ठीक है, उनके बारे में भी हमने बताया है और वो किस किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ये वाली बात भी हमने लास्ट लेक्चर में करी है। अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा हो तो उसको जरूर देखें। ठीक है, और उसके बाद उसको ऑक्साइड में कन्वर्जन किस तरह से करना है, और ऑक्साइड में कन्वर्जन करने के लिए 2 मेथड हो सकते हैं हमारे पास। एक रोस्टिंग जो होता है सल्फाइड ओर के लिए, एक कैल्सिनेशन जो होता है कार्बोनेट ओर के लिए और हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के लिए। इसके बाद जब ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया तो लास्ट हमारे पास स्टेप बचता है कि जो मेटल ऑक्साइड में है उनमें से ऑक्सीजन को रिमूव करना और मेटल को प्राप्त करना। वो भी हमारा हो गया। उसके लिए हमने देखा 3 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जो रिएक्टिव मेटल हैं उनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है। जो मॉडरेट मेटल हैं उनका रिडक्शन होता है किसी रिड्यूसिंग एजेंट से, लाइक कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। और जो सबसे लो रिएक्टिव हैं उनका रिडक्शन होता है नॉर्मल हीटिंग से। उनको बस हीट कर दो, वो अपने आप रिड्यूस हो जाते हैं। तो इतनी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं फिलहाल। ठीक है, आगे क्या पढ़ना है? आगे पढ़ना है ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। लास्ट में एक पॉइंट बचता है हमारा, जो अब लास्ट स्टेप है। जब हमको मेटल मिल गया, अब जो देखो जो मेटल मिला है हमको वो भी पूरी तरह से प्योर नहीं है। वो भी पूरा प्योर नहीं है, अभी उसमें भी इम्प्योरिटी हो सकती है। हो सकता है वो 90, 92, 95% तक प्योर हो, अभी भी उसमें इम्प्योरिटी होने की पॉसिबिलिटी है। तो करना ये है कि उसको पूरा प्योर करना है। ठीक है, तो लास्ट स्टेप क्या बचता है हमारा? प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। मेटल का प्योरिफिकेशन करना है। अब उसके बारे में देखो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो मेटल का प्योरिफिकेशन, देखो कि प्योरिफिकेशन का मतलब क्या है, समझ लो बात बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर मतलब ये है कि मेटल के अंदर जो भी इम्प्योरिटी है वो फिजिकल फॉर्म में है, वो केमिकल फॉर्म में नहीं है उसके साथ में, है ना। वो कोई कंपाउंड के फॉर्म में नहीं है, वो उसके साथ फिजिकल फॉर्म में है। और जब दो चीजें फिजिकल फॉर्म में है तो एक तरह से वो एक मिक्सचर के फॉर्म में होती है, वो एक मिक्सचर है। तो मिक्सचर मिक्सचर के कंपोनेंट्स का सेपरेशन जिस तरह से किया जाता है, लगभग वही कुछ ऐसे ही मेथड होते हैं इसमें भी। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, जैसे कि इसका एक मेथड हो सकता है डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड, आप लोगों ने डिस्टिलेशन पहले भी ये वर्ड सुना है, पढ़ा है इसके बारे में, ये कोई नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए। डिस्टिलेशन क्या होता है? जैसे कि डिस्टिलेशन में हम किसी भी चीज को जनरली हीट करते हैं। डिस्टिलेशन से सीधा मतलब एक तो हीट से होता है, और डिस्टिलेशन मेथड में हम चीजों को डिफरेंस, जो दोनों को सेपरेट करते हैं, जो चीजों को सेपरेट करते हैं, सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस में हम चीजों को अलग करते हैं। कहने का मतलब ये है, मान लो जैसे कि मेटल के अंदर कोई चीज है, कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। होता ही है, चीजों की बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता ही है। बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि किसी दो कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो, अदरवाइज बॉइलिंग पॉइंट चीजों के डिफरेंस होते ही है। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट समझते हो ना, जो जिसपे कोई चीज इवोपोरेट होके लिक्विड से गैस में बदल जाती है। तो अब मान लो इम्प्योरिटी है उसके अंदर और मेटल भी है, तो मेटल और इम्प्योरिटी में दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो सकता है, होता भी है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो चीज इवोपोरेट हो जाएगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो चीज बच जाएगी। तो जनरली इम्प्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा लो होता है, तो जो इम्प्योरिटी होती है वो इवोपोरेट हो जाती है। तो इस तरह से याद रखना है इसको। ठीक है, डिस्टिलेशन मेथड हो गया। और इसके अलावा एक होता है हमारा फिर लिक्वेशन मेथड। ठीक है, लिक्वेशन मेथड। लिक्वेशन मेथड भी लगभग लगभग इसी के जैसा है कि चीजों को लिक्विड फॉर्म में अलग कर लेते हैं, उसके बाद उनकी डेंसिटी में फर्क आ जाता है। भाई जो भी हमारे पास मेटल है हम उसको गर्म करके उसको मेल्ट कर देते हैं, फिर उनकी डेंसिटी में फर्क होता है, तो जो चीज भारी होती है वो नीचे हो जाती है और जो हैवी होती है वो ऊपर चली जाती है। तो एक ये भी तरीका है करने का। ये स्पेशली बना है मर्क्यूरी के लिए, मर्क्यूरी के लिए काम आता है ये। ठीक है, और इसके अलावा हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, देखो आप केमिस्ट्री में कभी भी अगर इलेक्ट्रो वर्ड सुनते हो, इलेक्ट्रो, ठीक है, तो इलेक्ट्रो वर्ड से सीधा मतलब आप यहाँ पे क्लास 10 तक
11th में तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर ही है पूरा, वहाँ तो काफी कुछ है। लेकिन अगर 10th तक आप कहीं पर भी इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक या ऐसा कोई वर्ड सुनते हो इलेक्ट्रो जैसा, तो समझ जाना सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलिटिक जो सेल होता है, जो वोल्टामीटर जिसे बोलते हैं, वो होगा। इसके अंदर एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, डीसी करंट से ये जुड़ा होगा। ये वाली चीज आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए। ये निगेटिव है, निगेटिव को कैथोड बोलते हैं, दिस इज कैथोड। ठीक है, दिस इज एनोड। ओके, कैथोड एंड एनोड। और जो भी जिस चीज को भी करना है वो उसके अंदर भर देते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, देखो ध्यान से समझो। अब मान लो जो मेटल हमने निकाला है वो प्योर नहीं है, प्योर नहीं है। तो इम्प्योर मेटल से बनता है एनोड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में इम्प्योर मेटल का क्या बना होता है, कैथोड या एनोड। तो जो आपका मेटल है, जो आपने तमाम मेटलर्जी प्रोसेस से मेटल को प्राप्त किया है, उसका आपका एनोड बनेगा। क्लियर? एनोड बनेगा उसका। फिर कैथोड क्या होगा? अब जैसे जो मेटल आपने निकाला है, जैसे सपोज करो आपने कॉपर निकाला है, तो आपने काफी सारा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करके, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस करके आपने कॉपर मेटल प्राप्त किया है। लेकिन आपने देखा कि कॉपर मेटल अभी भी प्योर नहीं है, उसमें 90% प्योरिटी है, लेकिन 10% इम्प्योरिटी उसके अंदर अभी भी मौजूद है। तो उस 10% इम्प्योरिटी को हमको दूर करना है। तो जो इम्प्योर मेटल जो हमने निकाला है ढेर सारा, उसका तो एनोड बना देंगे। ठीक है, वो एनोड की तरह काम करेगा। और जो मेटल है, कौन सा मेटल है? कॉपर। उसी कॉपर मेटल का बहुत थिन स्ट्रिप, बहुत ही पतली सी स्ट्रिप बनानी है इसकी, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। उसी मेटल की बहुत प्योर सी थिन स्ट्रिप, यानी कि मेटल दोनों तरफ एक ही रहने वाला है। कैथोड उसी का प्योर मेटल, कहीं से उसका प्योर मेटल लेना है, थोड़ा सा उसका कैथोड बनाना है, और इम्प्योर मेटल का ये बनाना है। और उसके बाद एक बात और ध्यान रखना है कि उसके लिए जो सोल्यूशन है, अब भाई इलेक्ट्रोलिसिस बिना इसके अंदर कोई लिक्विड भरे तो होने वाला है नहीं, है कि नहीं है? बिना इसमें कोई लिक्विड भरे इलेक्ट्रोलिसिस तो होगा नहीं। तो जो मेटल आप निकाल रहे हैं, जैसे कौन सा, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? कॉपर की। उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है। तो जैसे कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन हो सकता है कॉपर सल्फेट, या कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन हो सकता है कॉपर नाइट्रेट। तो इन दोनों में से कोई भी ले लेना है जो वाटर में सॉल्युबल हो, ठीक है ना? तो कॉपर सल्फेट या कॉपर नाइट्रेट लेना है। मैं कॉपर की बात क्यों कह रहा हूँ कि जैसे मान लो अगर हम कॉपर कर रहे हैं, अगर हम मान लो एल्यूमिनियम निकाल रहे होते, तो हम इम्प्योर एल्यूमिनियम यहाँ रखते, प्योर एल्यूमिनियम यहाँ रखते, और कोई एल्यूमिनियम का ही सॉल्ट जो वाटर सॉल्युबल है उसको यहाँ रखते। अगर हम आयरन ले रहे होते तो इम्प्योर आयरन उधर रखते, प्योर आयरन इधर रखते, और आयरन का ही कोई सॉल्ट सॉल्यूशन रखते जो वाटर में सॉल्युबल हो। वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए, वरना ये प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा आगे। बात समझ आ गई इतनी? फिर क्या होगा, जब ये प्रोसेस शुरू होगा, जब स्विच ऑन होगा, तो जितना भी प्योर कॉपर है, जैसे यहाँ पर कॉपर है, सारा का सारा कॉपर यहाँ से निकल के, एनोड से निकल के सब का सब कैथोड पे आ जाएगा। धीरे धीरे कैथोड रॉड मोटी होती जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर चढ़ता जाएगा, तो धीरे धीरे कैथोड रॉड मोटी हो जाएगी। और जितना भी कॉपर है यहाँ से सारा का सारा निकल के इधर आ जाएगा। और यहाँ पर नीचे जो भी इम्प्योरिटी बचेगी, देखो अब जो उधर एनोड बना हुआ है इम्प्योर मेटल का, उसके अंदर 90% मान लो कॉपर है और 10% उसके अंदर इम्प्योरिटी। तो इधर से सिर्फ कॉपर ही यहाँ पर आएगा, इम्प्योरिटी नहीं आएगी, और सारी की सारी इम्प्योरिटी नीचे जमा हो जाएगी एनोड के। क्योंकि भाई जब कॉपर ही नहीं रहा तो फिर वो वहां कैसे टिकेगा? वो सारा का सारा नीचे इकट्ठा हो जाएगा जितनी भी इम्प्योरिटी है। और इस इम्प्योरिटी को हम बोलते हैं एनोड मड। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, एनोड मड। तो एनोड मड समझ रहे में आ गई बात? तो देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे समझना है। फिर से समझाता हूँ पूरी बात। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एक तरीका है, जो मेटलर्जी में हम लोगों ने जो मेटल निकाला है वो मेटल अभी प्योर नहीं है पूरा, उस मेटल को प्योर करने का। ठीक, इसके लिए ये तरीके हो सकते हैं, डिस्टिलेशन मेथड, लिक्विडेशन मेथड, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में ये चीज बन जानी चाहिए सबसे पहले। हमने ये 10th तक की केमिस्ट्री में हम कई बार पढ़ते हैं, सीबीएसई में 8th में है, स्टेट में 9th में है, फिर 10th में, दोनों के में है, सीबीएसई और स्टेट दोनों में फिर ये पढ़ने को मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। और 11th 12th में भी फिर इसका यूज है अच्छा खासा। तो हम इस तरह का एक वोल्टामीटर या इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम लेते हैं। उसके अंदर ये सब पूरा सेटअप होता है, बैटरी लगी होती है, कैथोड एनोड होता है। तो एनोड हमको बनाना है प्योर मेटल का, और उसी मेटल का प्योर थोड़ा सा हमको कैथोड बनाना है, पतली सी स्ट्रिप, बहुत हल्की सी। और जो हमें सॉल्यूशन लेना है, जो इसके अंदर पानी के अंदर डिजॉल्व जो सॉल्यूशन लेना है, वो भी उसी मेटल का लेना है, कोई सॉल्ट सॉल्यूशन। तो अगर कॉपर लिया है तो कॉपर सल्फेट या कॉपर नाइट्रेट, आयरन लिया है तो आयरन सल्फेट या आयरन नाइट्रेट, जो भी ठीक लगे। इस तरह से लेके फिर जब प्रोसेस शुरू होगा, एनोड से सारा का सारा मेटल निकल के कैथोड पे आ जाएगा। कैथोड की रॉड धीरे धीरे मोटी होती जाएगी क्योंकि उसमें मेटल आ रहा है। एनोड धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, खत्म होते 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 पूरा का पूरा कॉपर जब हट जाएगा, तो सारा का सारा एनोड आके नीचे यहाँ पर इकट्ठा, जो एनोड में जो उसकी इम्प्योरिटी है वो नीचे इकट्ठी हो जाएगी, और उसी चीज को हम बोलते हैं एनोड मड। क्लियर?
ओके, ये हो गया। ठीक, तो कुल मिला के मेटलर्जी प्रोसेस भी लगभग लगभग खत्म हो चुका है। मेटलर्जी के जितने स्टेप्स हैं हमने सारे स्टेप्स की चर्चा कर ली है, डिस्कशन हमने उसका कर लिया है। क्लियर? अब क्या है, आपके सिलेबस में एक मेटल की पूरी मेटलर्जी दे रखी है। एक मेटल की पूरी मेटलर्जी दी है। किसकी दी है? मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की मेटलर्जी आप लोगों को दे रखी है। देखिए, एल्यूमिनियम के बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग। एल्यूमिनियम क्या है? एल। एटॉमिक नंबर कितना है? 13। एटॉमिक मास कितना है? 27। ये छोटी मोटी बातें याद रखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 283। लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप बाउ रूल से देखोगे तो बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। क्लियर? ये है 2 2 4 6 4 10 2 12 1 13 13 इलेक्ट्रॉन टोटल है। ठीक है, और इसके अलावा इसका मेन ओर कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बॉक्साइट, सॉरी बॉक्साइट ही है असल में। एल्यूमिनियम का वो मेन ओर कौन सा है जहां से सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम निकाला जाता है? तो एल्यूमिनियम की मेन ओर है बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट में एल्यूमिनियम की परसेंटेज होती है लगभग 60 से लेकर 70% तक इसके अंदर एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। क्लियर? और बाकी क्या होगा? बाकी 60 से 70% इसके अंदर असल में एल्यूमिना होता है। एल्यूमिना का मतलब हो गया Al2O3। ठीक है ना, सिर्फ एल्यूमिनियम नहीं होगा, Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्सीजन दोनों होगा उसके अंदर। हम उसके अंदर से एल्यूमिना निकालते हैं पहले, बाद में ऑक्सीजन हटा के प्योर एल्यूमिनियम हमको मिल जाता है। और बाकी क्या होगा? बाकी टैंग होगा, यानी कि इम्प्योरिटी होगी। तो इस तरह से की छोटी मोटी बातें पहली बात तो पता होनी चाहिए। ठीक, ये तो हो गया पहला पॉइंट। तो मेन ओर कौन सी है? बॉक्साइट। पहले तो ये ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आगे इसमें आगे क्या हो सकता है? जैसे कि मेटलर्जी प्रोसेस, सबसे पहला तो सब में वही प्रोसेस है। सबसे पहले तो क्रशिंग ही करना पड़ेगा। क्रशिंग मतलब एल्यूमिनियम को पाउडर फॉर्म में चेंज करो। पाउडर्ड पाउडर्ड बॉक्साइट। ठीक है ना, बॉक्साइट जो आपकी ओर है जहां से आप एल्यूमिनियम निकालने वाले हैं, तो सबसे पहले आप उसको क्रश करेंगे, उसको पाउडर फॉर्म में चेंज करेंगे। पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा होता है पॉइंट हमारा, क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। मेटल का हमें क्या करना है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन बोलो या बेनिफिकेशन बोलो या ड्रेसिंग बोलो। ठीक है, फिर हम दूसरे पॉइंट में ये करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन किस मेथड से किया जाता है? क्वेश्चन ये आता है। तो मैंने आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन का जो केमिकल मेथड पढ़ाया है, लीचिंग, वहां पर आपको बताया था कि लीचिंग स्पेशली 3 मेटल्स के लिए है, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड। तो एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगा? लीचिंग मेथड से। किससे होगा? लीचिंग मेथड से। अब लीचिंग मेथड से होगा तो फिर एक बात और समझो, लीचिंग मेथड कैसा मेथड है? ये केमिकल प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन भी देखने को मिलेगी। केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होगी। ठीक, क्वेश्चन ये आता है कि का जो एल्यूमिनियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है, तो उसमें लीचिंग मेथड जो होता है, तो उसमें लीचिंग एजेंट क्या होता है? लीचिंग मेथड आपको समझाया था कि उसमें पाउडर्ड ओर को किसी सोल्यूशन में डुबा के रखते हैं 3-4 घंटे के लिए। तो इम्प्योरिटी और जो मेटल कंपाउंड है, उन दोनों में से कोई एक चीज रिएक्शन कर जाती है। जनरली मेटल कंपाउंड ही रिएक्शन कर जाते हैं सोल्यूशन के साथ में, और उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। इम्प्योरिटी डिसॉल्व नहीं होती, बाद में उसको फिल्टर करके छान देते हैं। ये पूरी बात मैंने लास्ट लेक्चर में समझाई है आपको। तो देखो, कॉन्सेंट्रेशन के 2 मेथड हो सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन के 2 अलग अलग मेथड हो सकते हैं। एक मेथड होता है बेयर मेथड। ठीक है, बॉक्साइट की कॉन्सेंट्रेशन के 2 तरीके हैं, एक होता है बेयर मेथड और एक होता है हॉल्स मेथड। ठीक है, हॉल हेरोल्ड बोलते हैं इसको, हॉल मेथड। बेयर मेथड में लीचिंग एजेंट जो होता है हमारा, लीचिंग एजेंट बेयर मेथड में जो होता है हमारा, वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। बेयर प्रोसेस में लीचिंग एजेंट यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डुबा के रखते हैं, और हॉल मेथड में हमारा लीचिंग एजेंट जो होता है वो क्या होता है? वो होता है सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन। ये दोनों ही कंपाउंड वाटर सॉल्युबल है। ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन। तो उन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। अगर बेयर मेथड से कर रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा, हॉल मेथड से कर रहे हैं तो सोडियम कार्बोनेट लेना पड़ेगा। बात समझ में आई? ठीक, ये दोनों ही बेसिक नेचर के हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है, सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है जो कि बेसिक नेचर का सॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो सॉल्ट भी बेसिक ही होगा। क्लियर? आगे है कि फाइनली ये समझ लो ऐसा क्यों होता है, ये बेसिक चीज ही क्यों ली है। असल में होता क्या है, आपको पढ़ाया मैंने कि Al2O3, आपको बताया था एम्फोटेरिक मेटल, पढ़ाया ना इस चैप्टर में कहीं पर। तो मैंने बताया है कि एल्यूमिनियम और जिंक एम्फोटेरिक मेटल होते हैं, जिनके ऑक्साइड
एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। अगर वो बेस से रिएक्शन कर रहे हैं तो वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। वैसे मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, हमने पढ़ा है ये बात। तो ये कहीं ना कहीं इन ये दोनों बेसिक हैं, तो इनके साथ में रिएक्शन करके कुछ ना कुछ रिएक्शन वगैरह करके तो कंपाउंड वगैरह बना के तो फाइनली इस पूरी रिएक्शन में हमको लास्ट में एल्यूमिना मिलता है, ये ध्यान रखना। लास्ट स्टेज में हमको मिलता है एल्यूमिनिया Al2O3। अगर आप इसको विस्तार में समझना चाहते हैं तो स्टेट बोर्ड की बुक में मेटलर्जी चैप्टर में एल्यूमिनियम की पूरी मेटलर्जी दी है, तो वहां पर पूरी रिएक्शन वगैरह सब कुछ लिखी हुई है। तो रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन जो जो मेन मेन पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं मैं वो सारे बता रहा हूँ कि लीचिंग मेथड होता है बेयर, और ये दो तरीके हो सकते हैं, दोनों में लीचिंग एजेंट कौन कौन से याद रखना। फाइनल प्रोडक्ट हमको एल्यूमिना मिलता है Al2O3। और बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? बॉक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2, दिस इज बॉक्साइड। तो और इसके साथ में गैंग भी होगी, तो पूरा फाइनली सब कुछ करने के बाद हमको Al2O3 मिलता है। अब हमको Al2O3 मिला है, तो अब बताओ क्या इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की जरूरत है? ये ऑलरेडी अपने ऑक्साइड फॉर्म में है, Al2O3 ऑक्साइड के फॉर्म में ऑलरेडी है कि नहीं है? तो इसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जो हम एक तीसरा स्टेप फॉलो करते हैं जहां पर हम रोस्टिंग या कैल्सिनेशन से मेटल कंपाउंड को उसके ऑक्साइड में बदलते हैं, वो स्टेप यहां पर हट जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में है। क्लियर? आगे बात करते हैं। ठीक है, अब लास्ट में क्या काम है? रिडक्शन। लास्ट में क्या करना है? रिडक्शन करना है ना, रिडक्शन। हमारे पास फाइनली हमको क्या मिल गया है? हमको मिल गया है एल्यूमिना यानी Al2O3। अब Al2O3 में से ऑक्सीजन हटा दो, एल्यूमिनियम मिल जाएगा। फिर रिडक्शन होता कैसे है? रिडक्शन के तीन मेथड हमने पढ़े हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, रिडक्शन बाय रिड्यूसिंग एजेंट, और तीसरा सेल्फ रिडक्शन। जो मर्क्यूरी सिल्वर सेल्फ रिडक्शन हो जाता है उनका, वो गर्म कर दो, वो अपने आप ही रिडक्शन हो जाता है उनका। तो एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में आता है, तो इसका कौन सा रिडक्शन होगा? इसका होगा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो थोड़ा बड़ा है, इसका काफी बड़ा प्रोसेस है वो, ठीक है। तो वो बुक से ही आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसमें मैं मेन मेन बातें तुम लोगों को समझा दे रहा हूँ। जैसे कि क्या होता है कि पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले लेते हैं, इसके अंदर ग्रेफाइट की लाइनिंग होती है, और ये जो ग्रेफाइट की लाइनिंग होती है यही असल में कैथोड का काम करती है। ठीक, जो ग्रेफाइट की लाइनिंग है वो कैथोड का काम करती है। ऐसा नहीं है कि कैथोड एनोड आपको हमेशा इस तरह से लटका के रखने पड़ेंगे, अपने तरीके से जो सुविधा अनुसार। अब क्योंकि इस प्रोसेस में मेटल मिलने वाला है, तो पूरा का पूरा कैथोड अंदर ग्रेफाइट की लाइनिंग कर देते हैं, और इस तरह से फिर तीन एनोड की भी इस तरह से बना देते हैं। तो ये जो है तीनों के तीनों ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े होते हैं बैटरी के, और यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल से ये जोड़ देते हैं। ठीक है ना, ये बैटरी है हमारी, मान लो ये बैटरी है इस तरह से हमारी, पॉजिटिव से हमने जोड़ दिया इसको और निगेटिव से हमने जोड़ दिया इसको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एनोड, और ये ग्रेफाइट का बना होता है, क्योंकि मेटलर्जी प्रोसेस में क्या होता है, मेटल निकाल रहे हैं तो ग्रेफाइट वगैरह की हम कैथोड एनोड बना लेते हैं। ग्रेफाइट एक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है ना, तो इसलिए वो काम कर जाता है यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या भरना है भाई? इसके अंदर वही भरना है जिसका हम रिडक्शन करवा रहे हैं। किसका रिडक्शन करवा रहे हैं? हम रिडक्शन करवा रहे हैं एल्यूमिना का। ठीक है ना, एल्यूमिना का रिडक्शन करवा रहे हैं, तो एल्यूमिना ही हमको इसके अंदर भरना पड़ेगा। सही है, तो एल्यूमिना इसके अंदर भर दिया। अब एल्यूमिना तो सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ये तब तक प्रोसेस नहीं हो पाएगा जब तक आप उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज ना करें। तो फिर एल्यूमिना को हमको हीट करना पड़ेगा, Al2O3 को हमको हीट करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि एल्यूमिना का जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत हाई होता है, लगभग 2000 डिग्री से भी ज्यादा होता है। तो इसके लिए हम इसके अंदर मिलाते हैं, एल्यूमिनियम के अंदर हम मिलाते हैं क्रायोलाइट। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि एल्यूमिना के अंदर क्रायोलाइट क्यों मिलाते हैं? तो क्रायोलाइट क्या होता है? Na3Al F6, ये होता है क्रायोलाइट। तो एल्यूमिना के अंदर आप क्रायोलाइट मिला देंगे। क्रायोलाइट मिलाने से क्या होगा कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेल्सियस था, मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री पे जो मेल्ट हो रहा था, हम मेल्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये प्रोसेस तभी होगा जब अंदर कोई लिक्विड फॉर्म में कोई चीज होगी, और एल्यूमिना वाटर सॉल्युबल होता नहीं है, तो काम तो चलेगा नहीं, वाटर में डिसॉल्व तो हो नहीं सकता। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? गर्म करो, मेल्ट करो उसको। तो 2000 से सीधा ये 1000 पे आ जाता है। तो ये जरूरी है कि हम उसको
थोड़ा लो टेम्परेचर लेकर आए तो क्रायोलाइट मिला देते हैं और इसके अंदर हम मिलाते हैं फ्लोरोस्पेयर, कैल्शियम फ्लोराइड, फ्लोरोस्पेयर। तो क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पेयर ये दोनों चीजें मिलाई जाती हैं, एल्यूमिना के अंदर मिक्स की जाती हैं, फिर उसको गर्म किया जाता है, वो 1000 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है। 1000 डिग्री पे मेल्ट होने के बाद फिर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा और एंड में क्या होगा आप समझ ही जाओ। एंड में क्या होने वाला है, जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा तो एंड में एक ही चीज होनी है कि Al2O3 और लिक्विड स्टेट में है ये, हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी है जी। तो एक तरफ हमको मिलेगा एल्यूमिनियम, एक तरफ हमको मिलेगा ऑक्सीजन, रिएक्शन को बैलेंस कर लें तो ये हो जाएगा 4Al और 3O2। एल्यूमिनियम कहाँ मिलेगा, कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में मेटल्स हमेशा कैथोड पे ही मिलते हैं, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मेटल पे पॉजिटिव, तो कैथोड पे ही मेटल जाते हैं। और ऑक्सीजन गैस कहाँ बनेगी, एनोड पे। क्लियर, यहां पर ऑक्सीजन बनेगा। आगे बात समझे। फिर से एक दो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं छोटे मोटे। जैसे क्वेश्चन पूछता है इसमें कि एल्यूमिना के मेटलर्जी प्रोसेस में, यानी एल्यूमिना के रिडक्शन में या एल्यूमिनियम के मेटलर्जी प्रोसेस में जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराया जाता है तो एनोड रॉड को टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है। कैथोड की तो कोई दिक्कत नहीं, कैथोड तो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा शुरू से लेकर एंड तक, लेकिन बीच बीच में एनोड को बदलना पड़ता है, क्योंकि एनोड की रॉड छोटी होती जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो देखो समझो ऐसा क्यों होता है। तो खुद देखो एनोड पे क्या बन रहा है, एनोड पे ऑक्सीजन बन रहा है। एनोड बना किसका है, एनोड बना है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का बना होता है। एनोड ग्रेफाइट एक तरह से कार्बन ही तो है, आप लोगों ने एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन अगर पढ़े होंगे तो ये कार्बन का बना हुआ है। अब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है, तो 800 डिग्री के ऊपर ग्रेफाइट रिएक्शन कर ही जाता है ऑक्सीजन से। तो 1000 डिग्री के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर है, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलता रहता है। इसीलिए जो ग्रेफाइट है उसका लॉस होता रहता है, धीरे धीरे ग्रेफाइट की रॉड छोटी हो जाती है। इसीलिए समय समय अनुसार धीरे धीरे ये बदलते रहने पड़ते हैं एनोड रॉड। ठीक है, तो ये है पूरा प्रोसेस मेटलर्जी का एल्यूमिनियम की। क्लियर। और एक बात और ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा अबंडेंट, अगर मेटल के अबंडेंस की बात की जाए कि कौन सा मेटल अबंडेंस है किस मेटल की, तो एल्यूमिनियम मेटल की ही सबसे ज्यादा अबंडेंस है। इसलिए एल्यूमिनियम हमारे लिए और भी ज्यादा खास हो जाता है। एल्यूमिनियम से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना और ज्यादा है। एल्यूमिनियम का और कौन सा है ये याद रखो, प्रोसेस क्या है पूरा ये याद रखो, ये छोटे मोटे पॉइंट्स याद रखने चाहिए। इसके बाद इस चैप्टर में क्या बचता है, इसमें बचता है कोरोजन, जो मेटल से रिलेटेड हमें पढ़ना रहता है। कोरोजन, कोरोजन क्या है आप लोगों को पता होगा, हर किसी की बुक में लिखा हुआ है, कोरोजन वहां से पढ़ लेना, ठीक है ना, उसको मैं यहाँ पे समझाने वाला नहीं हूँ। कोरोजन का मतलब यही है कि मेटल का डिग्रेडेशन होता है। तो कोरोजन में आपको पढ़ना है आयरन का कोरोजन, आपको पढ़ना है कॉपर का और आपको पढ़ना है सिल्वर का। ये तीन मेटल के कोरोजन मेन है। आयरन का कोरोजन रस्टिंग होती है, आयरन की पढ़ा होगा आप लोगों ने। कॉपर का पैटिनेशन होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है मेनली। और सिल्वर का हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से ग्रे कलर पड़ जाता है। तो ये तीन हो गए कोरोजन। फिर कोरोजन से बचाव के उपाय में आप लोग एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, एलॉय। तो एलॉय क्या होता है ये आपको समझना है। एलॉय में भी एक एलॉय होता है अमलगम जिसको कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अमलगम, अमलगम क्या होता है, ऐसे एलॉय जिसमें मर्क्यूरी प्रेजेंट हो, ऐसे एलॉय जिसमें मर्क्यूरी प्रेजेंट हो, ऐसे एलॉय को बोलते हैं हम अमलगम। क्लियर। जैसे मान लो बोल रहा है सोडियम अमलगम, अगर आपको बोला है सोडियम अमलगम में क्या है, तो सोडियम अमलगम में है सोडियम प्लस मर्क्यूरी, क्योंकि अमलगम का मतलब ही है उसके अंदर मर्क्यूरी है। बोल रहा है आयरन अमलगम, वैसे आयरन अमलगम नहीं बनता, जो क्या बोलते हैं मर्क्यूरी होता है वो आयरन के साथ में अमलगम नहीं बनाता, ध्यान रखना इस पॉइंट को। इसीलिए इसीलिए मर्क्यूरी को आयरन की बोतल में ही रखा जाता है संभाल के। और अब अगर मान लो बोल रहा है पोटेशियम अमलगम, तो मतलब पोटेशियम प्लस मर्क्यूरी, तो कोई भी अमलगम वर्ड आ रहा है तो मतलब यह है कि उसके अंदर मर्क्यूरी भी प्रेजेंट है। तो इस प्रकार ये चैप्टर हम यहीं पे पूरा समाप्त करते हैं। जितने भी मेन पॉइंट डिस्कस किए जा सकते थे, ये लगभग 5 लेक्चर्स में मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है पूरी। और अगर फिर भी कुछ छूट रहा हो तो अपने बुक से पढ़ लेना, बुक से तो पढ़ना पड़ेगा ही, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और एनसीईआरटी ना पढ़ के, अगर आप लोग शाहू में ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो एनसीईआरटी ना पढ़ के आप लोग स्टेट बोर्ड की बुक पढ़ो, क्योंकि पेपर उससे ज्यादा बनता है, मैंने देखा है उससे ज्यादा रिलेट करता है बजाय एनसीईआरटी के। ठीक है, इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, आगे की बात करेंगे किसी और चैप्टर में। टिल देन टाटा बाय बाय।